हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वीआईपीएम एसएससी। आज अगले पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ही शानदार अच्छा पेपर बन के आया है। अभी जिन बच्चों ने 19 तारीख को जो एसएससी सीजीएल मेंस का पेपर दिया था, रीजनिंग आसान आ रही है, मैथ भी आसान आ रही है। रीजनिंग के अंदर पहले हम ये देख पा रहे थे कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन अभी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन केवल एक पूछा गया था, बाकी वर्बल रीजनिंग ज्यादा पूछी गई है। तो ये मान लीजिए, पहले जो टीसीएस करवाती थी ना, उसमें प्री आसान रखती थी और मेंस का लेवल सही रखती थी। इस बार इसने क्या कर दिया, एडिक्विटी ने प्री के अंदर तो अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कंक्लूजन सब डाल दिए प्री के अंदर, जबकि मेंस के अंदर ना तो अजम्पशन है, ना आर्गुमेंट है, ना कोर्स ऑफ एक्शन है, कंक्लूजन है, कॉज एंड इफेक्ट कुछ नहीं है। सिर्फ एक दे रखा था, इन्फ्रेंसेस का क्वेश्चन। तो जो बच्चा सोच के चला था कि इस बार भी मुझे लॉजिकल रीजनिंग मिलने वाली है, वैसा कुछ भी नहीं हो पाया और सारा का सारा पेपर आसान बना दिया। तो कट ऑफ लाजमी सी बात है, हाई जाने के चांसेस पूरे हैं। पर हम जो अपना पेपर बना रहे हैं, ये भी बिल्कुल उसी की तरह मैच हो रहा है। जैसे बच्चों से पूछा भी था कि जो संडे वाला जो पेपर आप दे पा रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल पा रहे हैं क्या? तो बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आ रहा है। लगभग 19-20 का फर्क है, ज्यादा इसमें फर्क है नहीं है। तो चलो आते स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी को मेरा नमस्कार। सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अपना जो मेन मुद्दा है वो स्पीड का है कि स्पीड को कैसे इंप्रूव करें। ये लीजिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। इस इंफॉर्मेशन को ना पढ़े, डायरेक्ट जो पूछा गया है उससे मतलब रखना है। y का u से क्या संबंध है? तो देखो, ये रहा u और ये रहा y, बस इतना सा देखना है। तो y का u से क्या संबंध है बताइए। एंड का मतलब क्या है? एंड का मतलब बेटा। तो बताओ u किसका बेटा है? u s का बेटा है प्लस। उसके बाद एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है ससुर। तो बताइए s किसका ससुर है? एस ससुर है वाई का। और अगर एस है वो ससुर वाई का है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वाई इसकी बहू है या वाई इसका दामाद है, क्योंकि ससुर दोनों के लिए काम में आता है। ससुर किसका होता है? बहू का भी ससुर होता है और दामाद का भी ससुर होता है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि वाई इसका असल में क्या है, दामाद है या इसकी बहू है। फिर आगे इसने क्या बोला? वाई हैशटैग के। हैशटैग का मतलब क्या? विवाहित। मतलब वाई और के आपस में मैरिड कपल है, विवाहित है। तो अभी भी पता नहीं चल रहा मैरिड कपल है तो ये लड़का है या लड़की है। तो कुल मिला के इसका जेंडर नहीं पता, और जब तक इसका जेंडर नहीं पता तब तक आप यू के साथ रिलेशन नहीं बता सकते। तो वाई का यू से क्या संबंध है तय नहीं किया जाएगा, क्योंकि जेंडर नहीं पता। कल को ये इसका जीजा भी हो सकता है, इसकी भाभी भी हो सकती है, कंफर्म नहीं पता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 का क्यूब करोगे कितना आएगा? 343। क्यूब कर दिया गया है। 1 2 3 4 5, 5 का क्यूब करोगे कितना आएगा? 125। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बताइए 9 का क्यूब करोगे कितना आएगा? 729 आएगा। आगे बात समझ में। मिरर इमेज का क्वेश्चन है अगला। तो सबसे पहले आपको पता है ये वाला पार्ट इस साइड पलटेगा। तो पलटेगा तो मैं कह सकता हूं क्या, एक तरीके से ये जो जीबी है ये लास्ट में जाएंगे, और जीबी लास्ट में जाएंगे तो एक तरीके से देखो ये रहे लास्ट में, इसमें लास्ट में नहीं है। और ये पूरा ये वाला पार्ट आपको पता है इस साइड लास्ट में जाएगा, तो ये कट हो जाएगा। इसमें भी अगर आप देखना चाहोगे तो चलो इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसने इस वाले पार्ट को उल्टा कर दिया, जबकि जीबी इस साइड जाएगा तो सी वाला भी कट हो गया। अब आपको ए और डी वाले में सिलेक्ट करना है। तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि ये आ गया डी जी, देख लीजिए, और यहाँ पे भी देखो डी जी कॉमन है। अब आप इसको देख लीजिए कि डॉलर और एट द रेट ये बिल्कुल पास पास में है। जब ये पलटेंगे तो भी पास पास में रहेंगे। तो देखो डॉलर एट द रेट पास पास में है, जबकि यहाँ पास में नहीं है, तो ये कट हो जाएगा, ए वाला क्लिक हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपका आ गया है एनालॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, चलो एम कितने पे आता है? 13 पे। पी आता है 16 पे, तो क्या हो गया? +3 हो गया। डी आता है 4 पे। ए आता है 1 पे, तो क्या हो गया? -3 हो गया। ठीक है, तो +3 हो गया और एक तरीके से -3 हो गया। इसमें भी देखो, बी आता है 2 पे, ई आता है 5 पे, +3। टी 20 पे, क्यू 17 पे, -3। डब्ल्यू आता है 23 पे, और 23 में 3 जोड़ोगे तो जेड आएगा 26 पे। क्यू आता है 17 पे, 17 में 3 घटाओगे तो 14 पे एन आएगा। जेड एन किस में? डी वाले ऑप्शन में, बाकी और किसी में नहीं है। तुम्हारी स्पीड पे तुम्हें काम करना है बच्चे अच्छे से। ठीक है, 17 का 30 हो गया, कह सकता हूँ क्या? +13।
और 30 का 56 हो गया प्लस 26, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, मुझे लग रहा है 13 3 39 है, 13 का पढ़ा चल रहा है, देख लीजिए 13 का पढ़ा। तो अगर 56 में अगर मैं 39 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 9 6 15, 15 मतलब लास्ट का 5 केवल इसमें है, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, पूरा सोल्व ही नहीं करना। अगला क्वेश्चन आ गया मैथमेटिकल ऑपरेशन का। ये क्वेश्चन ऐसा है जो वक्त लेता है, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना कैसे, कि चलो भाई हमें दो नंबरों को आपस में चेंज करना है, दो नंबरों को चेंज करना है, तो इसने बोला 3 और 2 को चेंज करो, तो सोचो 3 की जगह 2 आएगा, तो बताओ 343 में 2 का भाग जाएगा क्या, 3 और 2 को चेंज करोगे तो इसमें अगर 2 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रॉपर आंसर चाहिए और प्रॉपर चाहिए तो यहां तो पॉइंटों में आएगा, तो कंफर्म है, तो ये कट हो जाएगा। 3 और 4 को बदलना है, तो देखो 3 की जगह 4 आ जाएगा, तो 343 में 4 का भाग दोगे तो प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, तो एक तरीके से ये भी गलत हो जाएगा। तुम लोगों को एलिमिनेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब इन दोनों में से एक चेक कर लेते हैं, तो पहले इसको उठा के देख लेते हैं। तो चलो 343 की जगह तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 753, और 753 की जगह आ जाएगा आपका 343। चलो इसको फटाफट सोल्व करते हैं। तो चलो 2 उसके बाद प्लस 753 में 3 से डिवाइड करो तो ये आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बच गया 1 और 5 15, 5 दिया 15, 3 एकम 3 आ गया, इंटू में आ जाएगा 4 माइनस, अब चलो यही डिवाइड कर देते हैं। ये तो कितना है, 7 का स्क्वायर है, और ये कितना है आपका 7 का क्यूब है, तो एक तरीके से ये कितना आएगा तुम्हारा 7 बचेगा, 7 ही तो आएगा। अरे 343 में अगर तुम 49 का भाग दोगे तो 7 7 49, इसमें भाग दो, 7 चौक 28, बच गया 6 6 63, तो 7 नम 63। अब इसको काटोगे तो बताइए आपका 7 ही तो आएगा। अब चलो इसको सोल्व कर लेना है, फटाफट आंसर निकाल लेना है। तो 251 इंटू 4 करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 1004, और प्लस में 2 और ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 1006, और माइनस में 7 करोगे तो बिल्कुल आपका 999 आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 999। ठीक है, कैलकुलेशन पे काम करो। ये जब भी क्वेश्चन आता है फिलिंग द ब्लैंक का, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है कि जितने भी फिलिंग द ब्लैंक के अंदर अल्फाबेट है इन सबको काउंट करो, सबको काउंट करो। तो काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब बताओ इनको काउंट किया तो 21 बना। ये काम सबसे पहले करना है बच्चे, ये काम सबसे पहले करना है। अब 21 में आपको पता है 7 7 के जोड़े बन सकते हैं, 3 3 के बन सकते हैं, 7 7 के 3 बनेंगे, 3 3 के 7 बनेंगे। तो हमेशा बड़ा जोड़ा लेके चलें या मीडियम जोड़ा लेके चलें। तो चलो 7 7 का ले लेते हैं, ठीक है। 21 है, 7 और 3 में डिवाइड हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये लीजिए। अब आप नोटिस करो लास्ट का अल्फाबेट क्यू है, लास्ट का क्यू है, लास्ट का क्यू है। जब आप पेयर बना दो और पेयर बनाने के बाद में लास्ट का अल्फाबेट अगर मैच हो जाए तो आप समझ जाना आपने बिल्कुल एकदम परफेक्ट पेयर बनाया है, एकदम सही पेयर बनाया है। तो चलो अब मैच करते हैं। बताओ यू सबसे पहले है तो यहां सबसे पहले यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर और मैं नोटिस करना चाहूं तो यहाँ पे यू, यहाँ सबसे पहले यू आ जाएगा, यू जी, तो मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या आएगा, जी आ जाएगा, यू के बाद जी है। अगला और अगर पता लगाए तो देखो क्यू से पहले क्या है, क्यू से पहले एफ है, ये लीजिए क्यू से पहले एफ है। तो आप बताइए जी एफ यू कहाँ पे है, तो एक तरीके से जी एफ यू देखेंगे, जी एफ यू, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों कट हो गए, ठीक है। पैटर्न क्या बन गया, यू जी एच डी आर एफ क्यू, यू जी एच डी आर एफ क्यू, यू जी एच डी आर एफ क्यू। तो लास्ट में डी आर और चाहिए, तो डी आर ये रहा, मैच हो रहा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो जी एफ यू जी, उसके बाद आर यू, उसके बाद डी आर। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से करना है। बताइए सब्सक्राइब्ड में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में एक बार इसको क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति नहीं बदलेगी। तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। इसको आपको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सेट करना है, ठीक है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बाएं से दाएं सेट करेंगे, क्या आएगा, सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद सी का सी आएगा, कॉमन है। उसके बाद अगला कौन आएगा, डी आएगा, डी के बाद अगला कौन आएगा, ई आएगा, फिर अगला कौन आएगा, आई आएगा, फिर बच गया आर, फिर आ गया एस। तो इसने बोला है कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी,
कितने अक्षरों की, तो 1 2 3 4 5 6, 6 अल्फाबेट की स्थिति बदल जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला आ गया आपका अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन। एल आता है 12 पे, ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, यू आता है 21 पे, एक्स आता है 24 पे। देख लीजिए +3 +3 +3 +3, तो 24 में 3 जोड़ोगे 27, और 27 पे सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। 24 में 3 जोड़ोगे 27 पे ए आएगा, तो ये कट हो जाएगा। अगला देख लीजिए जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, यहाँ पे यू आएगा। यू आपका ये रहा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, ये आ गया आपका फिगर सीरीज का क्वेश्चन। फिगर सीरीज में देखो यहाँ पे नंबर है, उसके बाद यहाँ पे नंबर है, अगला यहाँ पे नंबर है, फिर अगला यहाँ पे नंबर है, फिर दोबारा यहाँ पे नंबर है, अगला नंबर यहाँ आएगा। तो अगला नंबर अगर यहाँ आएगा तो बिल्कुल देखो दोनों साइड नंबर यहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, काटा मार दो। अब इसके अलावा और चेक करो फटाफट, बताओ 2 × 2 करोगे 2 दूनी 4, अगला 4 तिया 12, अगला 12 दूनी 24, अगला 24 × 3 करोगे तो 24 या 72, और अगला क्या आएगा 72 × 2 करोगे तो आएगा 144। तो यहाँ पे 144 आएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात समझ में। मल्टीप्लाई 3 × 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू मतलब मल्टीप्लाई 2 × 3 मल्टीप्लाई 2 × 3, ये चल रहा है। आगे बात समझ में। अच्छा, आपको फटाफट पहचानना पड़ेगा पैटर्न। कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं है, स्टेटमेंट है कोई डाटा, तो चलो कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं है, ये लीजिए कोई डाटा रिकॉर्ड नहीं है। आगे क्या बोला, काटा मार देता हूं। आगे बोला कुछ फाइल रिकॉर्ड है, कुछ फाइल रिकॉर्ड है, कुछ फाइल, ये लीजिए फाइल क्या रिकॉर्ड है। अब बताइए अगर कुछ फाइल अगर रिकॉर्ड है तो कह सकता हूं क्या इतने जो रिकॉर्ड है वो डाटा नहीं है, तो कुछ फाइल है वो डाटा नहीं है। और अगर कुछ फाइल डाटा नहीं है तो आप ये भी कह सकते हो कि सारी की सारी फाइल कभी भी डाटा नहीं होंगी। क्यों सारी फाइल डाटा क्यों नहीं होगी, आप बताइए। क्योंकि अगर सारी फाइल को डाटा में रख दोगे तो ये रिकॉर्ड वाला पार्ट भी किस में चला जाएगा, डाटा में चला जाएगा। और इसने साफ साफ बोला कि कोई भी डाटा रिकॉर्ड नहीं है, तो डाटा रिकॉर्ड का अगर रिलेशन खत्म है तो ये वाला पार्ट भी आपका डाटा में नहीं जाएगा, और ये वाला नहीं जाएगा तो पूरी की पूरी फाइल कभी भी डाटा के अंदर नहीं जाएगी। सबसे पहले बोला कुछ फाइल डाटा हैं, तो कुछ फाइल डाटा हैं, तो देखो यहां तो नहीं लग रहा, तो ये गलत है। अगला बोला सभी फाइल डाटा नहीं है, सभी फाइल, तो बिल्कुल सही बात है, सारी फाइल कभी डाटा नहीं होंगी, क्योंकि सारी फाइल अगर डाटा में चली जाएगी तो ये वाला पार्ट भी इसमें चला जाएगा, तो सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगला है फॉरगेट को इस प्रकार से लिखा जाता है, इसका अपन को पैटर्न पहचानना पड़ेगा। तो इसने क्या कर दिया, एफ का उल्टा यू, फादर अंकल, पहले अल्फाबेट को तो इसने कर दिया अपोजिट, विलोम कर दिया पहले अल्फाबेट को, एफ का उल्टा यू फादर अंकल, उसके बाद ओ आता है 15 पे, आर आता है 18 पे, उसके बाद कर दिया इसने +3। ठीक है, उसके बाद आर का उल्टा आई इंडियन रेलवे। ठीक है, उसके बाद दोबारा क्या कर दिया, विलोम कर दिया। समझ में आ रहा है। उसके बाद बताओ जी आता है 7 पे और जे आता है 10 पे, तो देखो 7 का 10 कर दिया, दोबारा +3। तो इसने पैटर्न क्या बनाया, सबसे पहले अपोजिट +3 अपोजिट +3, ये चल रहा है। उसके बाद ई का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो जाएगा, और टी में 3 जोड़ोगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। अब पैटर्न पहचान गए ना, तो यहां समय खराब ना करें। बताइए लैपटॉप को कैसे लिखा जाएगा, तो सबसे पहले अपोजिट आ जाएगा, एल का अपोजिट ओ, ए आता है 1 पे, 1 में 3 जोड़ोगे 4 पे डी, पी का अपोजिट क्या होगा के, ओ डी के, ओ डी के ये रहा, ये गलत हो जाएगा, ओ डी के ये रहा, यहाँ पे भी है ओ डी के। ठीक है, अगला बताइए टी के अंदर क्या करोगे, टी 20 पे आता है, 20 में 3 जोड़ोगे 23 पे क्या आएगा तुम्हारा, 23 पे डब्ल्यू आएगा, ये रहा डब्ल्यू, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें नहीं है तो गलत हो जाएगा। ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा एल, और पी आता है 16 पे, 16 में 3 जोड़ोगे 19 पे क्या आएगा, एस आ जाएगा, 19 पे क्या आएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए क्वेश्चन, एफ आता है, डी आता है 4 पे, एफ आता है 6 पे, एच आता है 8 पे, जे आता है 10 पे, +2 +2 +2 +2। बताओ 12, 10 में 2 जोड़ोगे 12, 12 पे एल आएगा, 12 पे एल आएगा, इनको काट दो। अगला बताओ एस आता है 19 पे, यू आता है 21 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, वाई आता है 25 पे, +2 +2 +2, 25 में 2 जोड़ोगे 27, 27 पे तुम्हारा ए आएगा, 27 पे ए, बिल्कुल सही बात है।
अगला देखो 49 का 46 हो गया -3, 46 का 43 हो गया -3, 43 का 40 हो गया -3। अब 40 में -3 करोगे तो 37 आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन आ गया एक तरीके से ओड वन आउट वन का क्वेश्चन। ठीक है, 5 9 50, 8 4 37, 7 9 25। इसमें लॉजिक का पता लगाना है। पहचानने वाला बच्चा तो सेकंडों में पहचान जाएगा इसको। इसने क्या कर दिया, 9 पंजा 45 प्लस में 5, 9 पंजा 45 प्लस में 5 50 आ जाएगा। उसके बाद में 8 चौक 32 प्लस में 5। अब बताइए 8 चौक 32, इसको मल्टीप्लाई करवाया गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 5 जोड़ दिया। 8 चौक 32 प्लस 5 37। ठीक है, अगला फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 छक 48 प्लस 5 करोगे 53। तो देखो इसमें देखो 7 इंटू 3 करोगे तो 21, और 21 में 5 जोड़ोगे तो तुम्हारा 26 आना चाहिए था। इसने 25 लाया तो ये गलत हो जाएगा, इसने प्लस 4 कर दिया। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ये लीजिए। दी गई सीट को देखिए और रेखाओं के साथ मोड़कर बनाइए। 777 का विपरीत क्या होगा? तो जब भी ओपन डाइस आता है क्या करते हैं, एक सतह छोड़ के अगली सतह पे जाते हैं। तो 717 का अपोजिट हो जाएगा 818, तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपो करेक्शन है अभी बच्चे, मैं तुम लोगों को पहले बता देता हूँ। कोई बच्चा बोलेगा सर ये क्वेश्चन हमसे हो नहीं पाया, तो तुम्हें असल में इसका इस क्वेश्चन की जगह क्या आएगा उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप इसको हटा ही दीजिए, इसको पूरा हटा दीजिए। ठीक है, असल में क्वेश्चन ये था कि एजेंडा को, किसको, एजेंडा को क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है ZEB और OFD लिखा गया। क्वेश्चन ये है, तो बताइए कॉर्नर को क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन ये है, तो बताइए कॉर्नर को क्या लिखा जाएगा, कॉर्नर को क्या लिखा जाएगा, ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उस वाले को हटा देना। अभी अल्फाबेट के नंबर लगाते हैं। ए आता है 1 पे, 7 5 14 4 1, ये आएगा 26 5, उसके बाद 2 15 6 और 4। तो देखो ए का जेड हो गया तो आप कह सकते हो -1 हो गया, अपोजिट भी हो सकता है। अगला बताइए 7 का 5 हो गया -2, अगला 5 का 2 हो गया -3। ठीक है, अगला फिर 14 का 15 हो गया +1, उसके बाद देखो 4 का 6 हो गया +2, उसके बाद बताओ 1 का 4 हो गया +3। तो देखो -1 -2 -3 +1 +2 +3, यही इसके अंदर करना है। तो नंबर लगा लेते हैं, तो आ जाएगा 3 15 18 14 5 और 18। सबसे पहले -1 -2 -3, तो -1 करोगे तो 2 पे बी आएगा, -2 करोगे 13 पे एम आएगा, -3 करोगे 15 पे आएगा BMO। BMO किसके अंदर है, BMO इसमें नहीं है, BMO इसमें नहीं है, BMO इसके अंदर है। अगला बताइए फटाफट, इसके अंदर हो जाएगा +1, तो ये आ जाएगा 15 पे आएगा, O आ जाएगा, डबल O साथ में होना चाहिए, डबल O ये रहा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, कट हो जाएगा। उसके बाद +2, 7 पे आ जाएगा G, +3 21 पे आ जाएगा आपका U, ये लिखा जाएगा। आगे बात समझ में, क्वेश्चन को सही कर लेना। इसने पूछा है बताइए दिए गए क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, दिए गए क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो ये वाला सर्कल देखो छोटा है, ये वाला सर्कल देखो छोटा है, ये वाला सर्कल देखो छोटा है, तो कंफर्म है ये वाला छोटा है, तो इस साइड वाला सबसे पहले छोटा सर्कल आएगा। देखो यहाँ देखो बड़ा दे दिया गलत है, यहाँ देखो बड़ा दे दिया गलत है, यहाँ देखो बड़ा दे दिया गलत है, इसमें देखो ये छोटा दे दिया, छोटा दे दिया, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, सिंबल को चेंज करना है। डिवाइड का मतलब माइनस है, डिवाइड का मतलब माइनस है, तो ये लीजिए माइनस, और माइनस का मतलब इनटू है, माइनस का मतलब इनटू है, माइनस का मतलब इनटू है। आगे क्या बोले, इनटू का मतलब प्लस है, इनटू का मतलब प्लस है, इनटू का मतलब प्लस है, और प्लस का मतलब डिवाइड है, प्लस का मतलब डिवाइड है। ठीक है, तो चलो अभी इसको सोल्व करते हैं। तो 120 में 5 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा। 24 इंटू में 4 करना है, फिर प्लस में क्या करना है 13, और फिर इंटू में करना है 2, फिर माइनस में आ जाएगा 450, और प्लस में आ जाएगा 850। ठीक है, अब बताओ माइनस और प्लस का करोगे ये टोटल कितना आएगा, 850 में से 450 गए, ये तो आएगा 400। डन है। अब चलो इसको फटाफट निपटा देते हैं। ये आ जाएगा 96, 96 प्लस में 13 दूनी 26,
13 दूनी 26, इतना सा काम और करना है, इन सबको ऐड कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तरीके से कह सकता हूँ क्या, 96 और 26 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 122, और 122 प्लस में कितना आएगा तुम्हारा 400 आ जाएगा। डन है, तो ये आ जाएगा टोटल 522 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उस विकल्प का चयन कीजिए दी गई आकृति में शामिल हो। तो शामिल हो तो भाई इसके अंदर देखो ये लाइन है, इसमें देखो ये लाइन नहीं है, ये नहीं है तो गलत है। और इसमें देखो आपको ये वाली लाइन दी हुई है, ये वाली लाइन आपको दी हुई है, ये दी हुई है, इसमें देखो ये वाली लाइन नहीं है, तो देखो ये भी गलत है। अगला इसके अलावा अगर देखें तो इसमें मैच हो रहा है क्या, इसमें देखो ये वाली लाइन है ही नहीं, और देखो इसने ये वाली लाइन बना दी, तो देख गलत है। और अगर आप इसमें देखोगे तो पूरा का पूरा मैच हो रहा है, देखो ये रहा, दिखाई दे रहा है आपको, उसके बाद ये वाला ये रहा, बिल्कुल मैच हो रहा है, बिल्कुल देखो बिल्कुल अच्छे से मैच हो रहा है, सेम बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल सेट एनालॉजी का क्वेश्चन आ गया, पैटर्न को पहचानना है, तो इसको पढ़ के तो टाइम खराब करना ही नहीं है। अब आप ये कह सकते हो कि आप इसको मत समझो, क्या पता आपको टाइम लगे, आप इसको समझो। अगर 328 में से 228 गए क्या बचेगा, 90 माइनस हुआ है, 328 में से 228 गए 90, वैसे 459 में से 284 जाएंगे तो 175 बचेगा, लेस है। ऐसा कैसा लॉजिक देखो, तो बताओ आप 13 में से 8 गए तो 5 बचना चाहिए, तो ये वाला तो गलत है। अगला 9 में से 5 गए 4 बचना चाहिए, ये भी गलत है। अगला फिर इसके बारे में बात करते हैं, बताओ 12 में से 4 गए 8, 12 में से 9 गए 3, और 5 में से 1 गया 4, ये बिल्कुल 438 आ रहा है, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला भी आगे एक तरीके से सेट एनालॉजी का क्वेश्चन है, ऐसा ही पैटर्न पेपर में बन के आया था बच्चे इस बार मेंस का। इसने पता है क्या कर दिया, इनका डिफरेंस कितने का है, इनका डिफरेंस है +5 और ये आ गया +7 डिफरेंस है। ये एक तरीके से प्राइम नंबर हो गया, अभाज्य संख्या 5 और 7। वैसे देखो 19 का 24 हो गया तो +5, और 24 का 31 हो गया तो +7, +5 +7, ये पैटर्न किस में है, तो यहाँ तो +6 हो गया तो गलत है। उसके बाद यहाँ देखो +5 और यहाँ +7, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अगला है चश्मे, पिरामिड, कोण और वर्ग। ये पिरामिड नहीं है, चश्मा नहीं है, इसको थोड़ा सा, ये प्रिज्म है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेना, चश्मा नहीं है, प्रिज्म कर लेना यहाँ, प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म, ये प्रिज्म है। प्रिज्म, पिरामिड और कोना, ये 3D शेप है, 3D आकृतियां हैं। ठीक है, तो प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, कोना हो गया, कोन हो गया, ये 3D शेप होती है, जबकि वर्ग क्या होती है, 2D शेप होती है। ठीक है, अगला इनक्रेडिबल की, इनक्रेडिबल के दूसरे अक्षर और पांचवें अक्षर, पांचवें अक्षर और छठे अक्षर और आठवें अक्षर, आठवें अक्षर को बाएं से दाएं गणना करने पे कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, मतलब कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को केवल एक बार उपयोग में किया जाएगा। तो देखो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा बैंड, क्या बन जाएगा, बैंड बन जाएगा, एक ही बनेगा, BEND, बैंड बन जाएगा। आगे बात समझ में, तो इसमें आ जाएगा केवल एक बनेगा। अगला, चलो ठीक है, अगला पूछना चाह रहा है पशु स्तनधारी पक्षी, इसका वेन डायग्राम कौन सा होगा, पशु स्तनधारी पक्षी। तो बच्चे आपको पता होने चाहिए, पशुओं के अंदर ही क्या आता है, पक्षी आता है। ठीक है, पशुओं के अंदर ही क्या आता है, पक्षी आता है, और पशुओं के अंदर ही क्या आते हैं, स्तनधारी जानवर आते हैं। तो एक तरीके से पशु के अंदर स्तनधारी जानवर भी आएंगे और पशु के अंदर पक्षी भी आएंगे, ये दोनों चीज शामिल होती हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि कोई भी पक्षी है वो स्तनधारी नहीं होता और कोई भी स्तनधारी पक्षी नहीं होता। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला आपको बताना है कि स्टेटमेंट एस लुक्स का क्वेश्चन आ गया भाई। ठीक है, बोला कुछ केक पाई है, कुछ पाई मैंगो है, सभी फ्रूट मैंगो है। जिस बच्चे को मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है ना, वो बच्चा विद इन इसको 2 सेकंड में कर लेगा। ऐसे क्वेश्चनों को विद इन 2 सेकंडों में, कैसे कि सर ये सारे के सारे स्टेटमेंट क्या पॉजिटिव है, पॉजिटिव है या नहीं, जबकि कंक्लूजन देखो क्या है, नेगेटिव है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, कोई भी अनुसरण नहीं करता। ये कॉमन सेंस लगाना है, तुम कहीं इसमें गोला बनाने लग जाओगे। मैंने जो आपको मेथड करवाया है,
AIEO के बारे में समझाया है, उस मेथड से आप समझे। जब स्टेटमेंट सारे के सारे पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव कैसे सही हो जाएंगे, बिना देखे काटे मार देना है। इधर और की कंडीशन बनती है ना, वो सिचुएशन ही अलग होती है जिसमें या तो या की कंडीशन बनती है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा रीजनिंग का। ठीक है, आप मेहनत करें, स्पीड को बढ़ाने की ऐसी प्रैक्टिस करते रहें और सिलेक्शन कंफर्म होगा। समझाने में वक्त लग जाता है लेकिन आपको करने में वक्त नहीं लगना चाहिए। जल्दी से जल्दी आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना है। तो अपना ध्यान रखें, सेशन को लाइक कर देना, दोबारा कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर देने का। हर संडे को आपको टेस्ट देना VIPM अकेडमी में कंपलसरी है। मेहनत करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद, जय भारत। SSC के पेपर का सॉल्यूशन, पहला सवाल आपके सामने है दोस्तों। एक समबाहु त्रिभुज मैंने बना लिया। अगर हम एक समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं जिसको हमने नाम दे दिया A, B और C, तो वो कह रहा है AD BC पर एक परपेंडिकुलर है AD, और AD की जो लंबाई दे रखी है वो 4√3 दे रखी है। तो ABC का परिमाप बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले तो मैं भुजा की लंबाई निकाल लूं। तो फॉर्मूला होता है कि हाइट इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू A। तो ये हो गया मेरे पास कितना, 4√3 हाइट दे रखी है, √3/2 इंटू A। कैंसिल हो गए तो A की जो वैल्यू है वो 8 निकल के आ गई। अगर एक भुजा की लंबाई 8 है तो तीनों भुजाओं की लंबाई 8 होगी, 8 होगी, 8 होगी। तीनों को ऐड करेंगे 24 हमारे सवाल का जवाब निकल के आ जाएगा। पेरीमीटर पूछ रहा था आपसे। 12 लड़कों का एवरेज 25 है। 12 लड़के हैं जिनका एवरेज निकाला तो कितना आया, 25। 18 लड़कियां हैं जिनका एवरेज निकाला तो कितना आया, 30। तो भैया 12 और 18 टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 30 हो गए। इन 30 की 30 स्टूडेंटों का एवरेज अपने को निकालना है, कितना होगा, यही पूछा गया हमसे। देखो भाई, अगर मैं 2 से काट लूँ 6 बार, 2 से काट लूँ 3 बार, और 2 से काट लूँ 6 से काट लूँ इसको सीधा सीधा, 6 से काट लिया 2 बार, 6 से काट लिया 3 बार, और 6 से कट गया 5 बार। संख्याओं को तो छोटा किया जा सकता है, औसत का अनुपात नहीं निकलता। 25 दूनी 50, 30 तिया 90, और 5 एकम 5, 140 बराबर 5x, और 5 से सिंप्लीफाई करेंगे, 5 दूनी 10, 5 अट्टे 40, 28 पंजे 140। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 28। अगर मैं आगे चलूं, एक समबाहु त्रिभुज, अभी अभी अपन ने एक समबाहु त्रिभुज का सवाल किया था, ये भी एक समबाहु त्रिभुज का क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई, और जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, मुझे हाइट दे रखी है, और हाइट का फॉर्मूला होता है A इंटू √3/2। तो अगर मेरी हाइट 12√3 है तो यहां से मैं A निकाल लूंगा √3/2। √3 से मैंने √3 काट लिया तो A बराबर आ गया 24। और अंतःवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ इन सर्कल, उसका फॉर्मूला होता है A/2√3। भुजा की लंबाई 24 है, नीचे मुझे दे रखा है 2√3। 2 से पहले तो कटा 12 बार, फिर 12 को मैंने लिखा 4 और 3 के मल्टीपल में, नीचे मुझे √3 दिया हुआ है, मैंने √3 से √3 बार काट लिया। 4√3 मेरे सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। 5 अलग अलग स्कूलों में कुल शिक्षकों की संख्या दिखाई गई है। टीचर्स कितने हैं स्कूलों में, स्कूल A, स्कूल B, स्कूल C। संबंधित स्कूलों में शिक्षकों में से पुरुषों की संख्या बताई गई है। पुरुष 60%, 45%, 55% है। A, C और E में, A में, C में और E में। महिला शिक्षक, A में टोटल 400 है, जिसमें से मेल अगर 60 है तो फीमेल कितनी होंगी, 40।
और जब इसका 40% निकालेंगे 400 का तो 160 आ जाएगा। ठीक है क्या भाई? देखो परसेंटेज की 2 जीरो कट जाएंगी, 4 चौक 16। अगर 55% मेल है तो फीमेल कितनी रही होंगी? 45%। इसको मैं निकाल लेता हूं। 640 का 45% निकाल लेते हैं। तो भाई देखो 0 से तो 0 कट गया, 5 से कट गया 9 बार, 5 से कट गया 2 बार, और 2 से काटेंगे तो 32 बार कट जाएगा। तो 9 दूनी 18 का 8, 1 बच गया, 9 तिया 27 और 1 28, कितना आ जाएगा? 288, 288। अब डी में पूछ रहा है 80% है, अगर तुम फीमेल होंगी 20%, और कितना आ जाएगा यहाँ से? तो सीधा 60 निकल के आ जाएगा। बस आपको क्या करना है? ऐड करना है इनको। तो देखो 8 का लास्ट में 8 आना चाहिए, 8 तो 3 ऑप्शन में आ रहा है, 8 आ गया। फिर अपन जोड़ेंगे इसको तो आएगा 8 और 6 14, 14 और 6 20 का 0, बच गया 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो 508 मेरे सवाल का क्या होगा? जवाब हो जाएगा। ए बी के वर्ग के सापेक्ष सीधे बदलता है। वही कहना चाहता है ए बी के वर्ग के समान अनुपात में बदलता है। तो जब समानुपाती हम हटाते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहां से आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। वो कह रहा है जब ए की वैल्यू 144 होगी और बी की वैल्यू 24 होगी, तो मैंने रख दिया यहां 24 इंटू 24। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 144 अपॉन 24 गुणा में 24, यही होगा। अब वो कह रहा है कि साहब इक्वेशन आपकी जो है a बराबर k इंटू बी स्क्वायर, अगर इसमें b बराबर में 15 रख दो तो k हमारे पास है 144 बटे में 24 इंटू 24, और यहां में b की वैल्यू अगर 15 रख दूं तो ये हो जाएगा 15 गुणा में 15। इसको सिंपलीफाई करना है। हमने इसको अलग अलग सिंपलीफाई इसलिए नहीं किया क्योंकि लास्ट में एक जगह कर लेंगे। तो अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा साहब मेरे पास कितना? 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 8 64। ठीक है क्या? फिर अगर मैं इसको 2 से काट लूं, 9 बार कट गया, 2 से कट गया 12 बार, और 2 से कट जाएगा 9 बार। 3 से इसको सिंपलीफाई करूंगा तो 3 बार कट जाएगा, और 3 से कट जाएगा 4 बार। ऊपर आ जाएगा मेरे पास कितना? 225, और नीचे मेरे पास कितना आ जाएगा? 4। जब सिंपलीफाई करेंगे 4 पंजे 20, 5, और 5 की रेंज में केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है, वैसे भी लगा सकते थे। 5 चौक 20, 2 बच गया, 4 6 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो आपका आंसर आ जाएगा 56.25। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत के सभी चिड़ियाघरों में रखी जा सकने वाली प्रजातियों की औसत संख्या 680 है। भारत के सभी चिड़ियाघरों में रखी जा सकने वाली प्रजातियों की संख्या, वो कह रहे हैं जितनी भी प्रजातियां आपने रख रखी हैं चिड़ियाघर में उन सबका एवरेज बताइए। तो अपने को सबको जोड़ना है, तो सबको जोड़ लीजिए। तो मैंने रखा 400 प्लस मैंने रखा 1000 प्लस मैंने रखा 920 प्लस 640 प्लस 880 प्लस में 1250 और प्लस में 1100, 1250 प्लस 1140 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रजातियां निकालनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 7 आ जाएंगी। सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 1 7 प्रजातियां आ जाएंगी। जब आप इन सारे के सारे नंबरों का एडिशन करेंगे तो सारे नंबरों का एडिशन आएगा 6230। और जब इसको 7 से सिंप्लीफाई कर लेंगे 7 8 56, 7 9 63, 890 मेरे सवाल का क्या आ जाएगा बेटा? जवाब आ जाएगा। ठीक है क्या? आगे चलते हैं। आपके सामने सवाल है साइन 2a बराबर 1/4, तो साइन a cos a कितना होगा? यार साइन 2a को मैं लिख सकता हूं 2 sin a cos a।
और ये बराबर होगा मेरे पास 1/4 के। मैंने क्या किया, दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, यहां भी यहां भी। जब मैंने 1 ऐड किया यहाँ पे, तो 1 की जगह मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह a है तो मैं a यूज करूंगा, प्लस में 2 कॉस साइन है, बराबर में 4 एकम 4 और 1 5/4 हो गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में ये हो गया मेरे पास कितना, साइन a प्लस कॉस a का होल स्क्वायर, बराबर किसके, 5/4 के। इधर चला जाएगा तो साइन a प्लस कॉस a की जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज √5/2, क्योंकि 4 से 2 बाहर फेंक देगा, √5/2। अगर मैं इसमें नीचे 1 मान लूं और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दूं सी एंड डी, तो ऊपर बचेगा tan अल्फा, नीचे बचेगा cot अल्फा, और बराबर आ जाएगा 4 और 1 5, एक बार दोनों जुड़ जाएंगे, एक बार दोनों घट जाएंगे। 1/10 को ऊपर ले जाएंगे, tan स्क्वायर हो जाएगा, और tan अल्फा की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी रूट के अंदर 5/3। अगर मैं बना लूं एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो tan की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √5/√3। तो 5 और 3 8, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √8 आ जाएगी। पूछ रहा था साइन थीटा, साइन थीटा होता है दिस अपॉन दिस, √5/√8, √5/8, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शर्ट का मूल्य 4500 रुपए है, पहले इसका मूल्य 10%। यार इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में, इंग्लिश वाले के हिसाब से सही होगा, इसमें केवल हिंदी में दिया हुआ है, आप एक बार इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका ऑप्शन होना चाहिए 11 1/9%, 10% से इसका आंसर गलत निकल के आ रहा था, इसमें बोनस मिल जाएगा आपको। वो क्या पूछ रहा है सवाल में, नीचे दी गई तालिका 4 अलग अलग वर्षों में 3 अलग अलग कंपनियों द्वारा आयोजित साइकिलों की संख्या को दर्शाता है। 2019 में आयात की गई साइकिलों की कुल संख्या, 2019 में टोटल कितनी साइकिल हैं, निकाल लेते हैं। 0, 6 और 4 10 और 8 18, एक बच गया, 4 और 2 6 और 1 7 और 2 9, 3 और 2 5 और 1 6। 2021 की बात करूं तो 0 का 0, 4 और 4 8 आ गया, 8 और 2 10 और 4 14 का 4, एक बच गया, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 आ गया। ये इससे कितनी ज्यादा है, माइनस कर दो दोनों को, 6980 और 7480 कम पूछ रहा है या ज्यादा पूछ रहा है, वो कह रहा है कुल संख्या से कितने % अधिक या कम है। 2019 में आयात की गई साइकिलों की संख्या 2021 से कितनी कम है, कम पूछ रहा है आपसे कितनी है। 80 में से 80 माइनस करेंगे 00 आएगा, और यहाँ पे 9 में से 4 में से जब 9 माइनस करेंगे तो 14 में से जब 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा आपका, और बटे में कितना आएगा 7480 इंटू 100 बाई माइनस प्लस कर लेना एक बार, भूल चूक जो भी हो। आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका अप्रोक्स जो जवाब निकल के आता है वो आता है 6% के समथिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 6.68। ए 36 मिनट में एक टंकी का 40% पोर्शन खाली कर सकता है। ए ने 36 मिनट में 40% पोर्शन खाली कर दिया। अगर 40% का मतलब मैं 2/5 ले लूं, 2/5 खाली करने में कितना टाइम लग रहा है उसको, 36 लग रहा है। तो पूरी टंकी अगर खाली करवा ली जाए तो 18 पंजे 90 मिनट लेगा, 90 मिनट्स। फिर आगे क्या बोल रहा है, पाइप बी 45 मिनट में टंकी भर सकता है, बी भरने वाला पाइप है, और 45 मिनट में 75% होता है 3/4। 3/4 कितने में भर दिया, 45 में। तो कट गया भाई 15 बार 15 चौक 60, 60 मिनट में टंकी को भर सकता है। तो मैंने टंकी की एफिशिएंसी मान ली 180 लीटर की, ये 3 लीटर 2 लीटर पानी फैलाता होगा, हर मिनट में 3 लीटर पानी भरता होगा। ए 60 मिनट के लिए बंद हो जाता है, दोनों को एक साथ खोला, जब दोनों एक साथ खोले जाएंगे ना तो 3 ये भरेगा, 2 ये फैलाएगा, 1 लीटर पानी जाएगा, तो टंकी में 60 लीटर पानी चला गया 60 मिनट में, बचा 120 लीटर।
अब ए अगर बंद हो गया तो 120 लीटर को कौन भरेगा? बी भरेगा 3 की क्षमता से। 3 की क्षमता से भरेगा तो 40 मिनट में भर देगा। तो पहले 60 मिनट तक दोनों चले थे, फिर 40 मिनट और चला तो कितना लगा टोटल? 100। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि होती है 2 पाई आर। और ये आपको दे रखी है कितनी? 22। कैंसिल हो गया 22 से 22, तो आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 14। 14 क्यों आएगी? 7/2 होगी। फिर बोल रहा है अगर ऊंचाई 12 है तो आयतन बताइए। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच 12। 7 से 7 कट गया, 4 तिया 12, 3 बार कट गया। 7 दूनी 14 का 4, एक बचा, 7 दूनी 14 और 1 15, और गुणा में हो जाएगा 3, तो 4 तिया 12 का 2, एक बच गया, 15 3 45 और 1 46, 462 मेरे सवाल का जवाब होगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो नेगेटिव पावर हो जाएगी, और मैंने इसको लिख दिया कितना हमारे सामने? 3/4, और इस पूरे की पावर माइनस का 2a। माइनस इसको पलट देगा और 2 9 और 16 बना देगा, इनटू आगे वाला नंबर मैंने रखा 3/4, और 3/4 की पावर जब 3 करता हूं तो इतना आएगा, तो ये हो जाएगा a-1, 3 पावर 27 और 64, और बराबर है 3/4 की पावर 1 के। बेस सेम है, पावर सेम होंगी, दोनों का जोड़ 1 के बराबर होगा। -2a प्लस 3a -3 बराबर किसके होगी? 1 के। 3 और 1 4 हो गया, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 4 मेरे सवाल का जवाब होगा। अगर 2x प्लस 4/3x बराबर 4 है तो क्यूब करवा रहा है, तो मैंने क्या किया? 4x प्लस 4/3x का क्यूब कर दिया a प्लस बी का होल क्यूब से, तो ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी 2x प्लस 4/3x। यही होता है फॉर्मूला। तो देखो भैया x से तो x कट गया, 3 से 3 कट गया, ये बच गया मेरे पास 8x क्यूब प्लस में और ये बराबर दे रखा है 4 के, तो 4 चौक 16 चौक 64 भी तो होगा, 4 का भी तो क्यूब होगा। ये आ गया 4 दूनी 8 प्लस में, पहले ये लिख लेते हैं ना, 64 में 27x क्यूब प्लस में हो गया 4 दूनी 8, और जब इसकी वैल्यू 4 रखेंगे तो 32 हो जाएगा बराबर 64 के। तो भैया 32 माइनस कर देंगे, 32 आएगा, तो ये हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 64/27x क्यूब बराबर किसके हो गया? 32 के। अगर मैं इसमें से 2 से काट लूं 4 बार, 2 से काट लूं 32 बार, और 2 से काट लूं 16 बार, तो यही रिजल्ट पूछा था 4x क्यूब, और ऊपर 32 चाहिए, नीचे 27x क्यूब चाहिए, तो 16 मेरे सवाल का क्या आ जाएगा? जवाब आ जाएगा। एक वृत्त की त्रिज्या रेडियस दे रखी है 6, जीवा की लंबाई दे रखी है, ये देखिए सर, रेडियस 6 है, जीवा की लंबाई 4√5 है। अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो जीवा की लंबाई आधी हो जाएगी, 2√5 हो जाएगी। तो साहब अगर ये 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, और इसका रूट करेंगे तो आएगा 16, और 16 का रूट कितना होता है? 4, तो ये हो जाएगी 4। पूछ रहा है केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी? 4 होगी। अगर मैं इन दोनों में से एलसीएम ले लूं इतना,
तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। ये यहां मल्टीप्लाई होगा, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए बचेगा, कॉस ए साइन ए, कॉस ए बचेगा, कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए से कॉस ए साइन ए कट जाएगा, 2 कॉस ए बच रहा होगा ऊपर। जब अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 अपॉन कॉस ए को मैं लिख सकता हूं, कॉस जब ऊपर चला जाएगा 2 सेक ए। वृत्त की जीवा और केंद्र के बीच की दूरी 20 है। वृत्त की जीवा और केंद्र के बीच की दूरी 20 है। वृत्त की जीवा की लंबाई 42 है, तो 42 है तो 21 हो जाएगी। वो कह रहा है बताइए वृत्त का व्यास कितना होगा। भाई 20, 21 और एक 29 का रूट बनता है, और अगर रेडियस 29 है तो ये 29 होगी, और 29 और 29 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 12 सेकंड में पार कर जाती है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को पार करने में कितना लेती है, 20 सेकंड लेती है। ये रही एक रेलगाड़ी, लंबाई कितनी है, 120 मीटर है। और अगर इसको एक पुल पार करना है तो पुल को पार करने में कितने सेकंड ले रही है, 20 सेकंड का टाइम ले रही है। पुल की लंबाई मैंने ए मान ली। अब यार मुझे ट्रेन की स्पीड तो पता नहीं है, तो ट्रेन की स्पीड मैंने कितनी मान ली, S1। तो अगर मैं ट्रेन की स्पीड को S1 मान ले रहा हूं, तो आप जब S1 की स्पीड से डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, अरे होता है कि नहीं होता। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप डिस्टेंस चल रहे हैं 120 प्लस ए और आपकी स्पीड है S1, वो भी किलोमीटर पर आवर में होगी, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, या मैं इसको मीटर में मान लेता हूं, मीटर पर सेकंड, S1 इंटू 20 मीटर में आएगी जो भी निकल के आएगी। तो ये इक्वेशन ये बन गई आपकी। मैं इक्वेशन बना देता हूं आपके। एक रेलगाड़ी 12 मीटर पर सेकंड की गति से विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति, एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी 120 मीटर लंबी है, एक आदमी है जो विपरीत दिशा में आ रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 4 सेकंड में पार कर सकती है। इसका टाइम भी कितना लिया, 4 सेकंड। स्पीड कितनी है, S1। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस चली 120, स्पीड x1, और कितने टाइम में, 4 सेकंड में। नहीं, डिस्टेंस आएगी आपकी, स्पीड जब दोनों चलती है S1 प्लस 12, माफ करना S1 प्लस 12 आएगा, दोनों की स्पीड जुड़ेगी ना भाई। लेकिन ये किसमें दे रखी है, मीटर पर सेकंड में दे रखी है। ये बहुत अच्छी बात है, 12 मीटर पर सेकंड में दे रखी है, अपने को चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो सब टाइम सीधा सीधा 4 रख देता हूं, 4 से कट गया 30 बार, तो S1 आ जाएगा 18। मतलब इसकी स्पीड कितनी है, 18 है। तो अगर ये 18 की स्पीड से 20 सेकंड चल रही है तो 360 चल रही है। 360 अगर 18 की स्पीड से अगर 20 सेकंड चल रही है तो 360 चल रही है, और 360 में से 120 ये है तो 240 होगी। तो वो क्या कह रहा है, पुल को पार करने में व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति को 240 चलना है और व्यक्ति की स्पीड है 12, तो 20 सेकंड में पुल को पार कर सकता है आदमी। अच्छा सवाल था। प्रकाश अपनी आय का 80% माता बेटे को 7-3-2 के अनुपात में बांटता है। 7-3 और 2 के अनुपात में पैसा बांट दिया, मतलब टोटल पैसा जो उसने बांटा 7 और 3 10 और 2 12 रुपए, ये 80% की वैल्यू है। वो कह रहा है उसके बेटे को 840 मिले। बाबू बेटे को मिले 840, कितने गुना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 280। तो इसका मतलब टोटल जो धनराशि होगी वो 280 गुना हो जाएगी। जब 280 करेंगे तो 0, या सीधा लिख देते हैं 12 गुना में 280, बाद में देखेंगे। और ये जो पैसा बटा ये 80% है, तो 80% की आपको वैल्यू दे रखी है 280 गुना में 12। 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 280 गुना में 12 बटे में 80, और आपको वैल्यू निकालनी है कितने परसेंट की, 100% की।
तो 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया 3 बार, 4 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 14 तिया 4200 आ जाएगा सर आंसर। जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके देख लेना। ए किसी काम को 21 दिन में, बी उसी काम को 63 दिन में पूरा करता है। ए ने काम को किया 21 दिन में और बी ने काम को किया 63 दिन में। तो दोस्तों काम टोटल मैंने मान लिया 63 होगा, 21 3 63, और ये करेगा एक काम। लेकिन बी काम पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता है। आखिरी के 5 दिन ए ने काम किया होगा, तो ए 5 दिन में कर लेगा 15 काम। तो 63 में से हो गए 15 काम। भाई आखिरी के 5 दिन तो उसने किया होगा ना, तो ए ने किया होगा, बी ने काम छोड़ दिया, तो माइनस करेंगे। 13 में से गए 8 बचा, और 5 में से गए 1, तो 4 बचा। 48 काम बच गए। अब 48 काम को दोनों मिलके किए होंगे। एक दिन में 4 काम करते तो 12 में कर दिया। 12 मिनट पहले लगे, 12 दिन पहले लगे, 5 बाद में लगे थे, अकेले ने किया था। टोटल कितने दिन में काम हो गया? 17 दिन में काम हो जाएगा। 10% की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जितना है, ऋण का भुगतान करने के लिए आवश्यक किस्त का मान बताइए कितना होगा। तो देखो भाई 4 साल की साधारण ब्याज की किस्त देनी, तो पहले 100 की जाएगी, दूसरी 110 की जाएगी, 120 की जाएगी, 130 की किस्त जाएगी। टोटल लगी 3 4 5 6, तो ये हो गई 460 रुपए की किस्त। और 460 रुपए की किस्त की जो वैल्यू है 3 4 5 6, 460 की जो वैल्यू दे रखी है 14720। 0 से 0 कट गया। एक की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4000,1472 अपॉन 46 इंटू, और किस्त का मान 100 रुपए मैंने मान रखा था, तो इंटू 100 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने। भैया देखो मैं इसको काटू ना, अगर पूरा पूरा कटना तो चाहिए। 23 से पहले 2 से काट लेता हूँ। 2 से कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 6 12। अब काटना तो पड़ेगा 23 से। 23 से कितनी बार कट गया? 23 3 69, 6 9, और 23 दूनी 46, 3200 आंसर आ जाएगा हमारा। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और त्रिज्या इतना है, रेडियस दे रखी है 4, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 इंटू पाई आर एच बराबर कितना दे रखा है? 528। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच। तो भैया देखो पूरा पूरा काटू इसको, काय से काटू, लेकिन 22 से काट ले। 22 दूनी 44, 22 अट्ठे 88, 4 से कट गया कितनी बार? 7 बार। तो 49 हाइट बराबर आ गई 49/2। अब आपसे कह रहा है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर 49/2, हाइट है ये, तो आर स्क्वायर का मतलब 4 गुणा 4, आर स्क्वायर एच आ गया 49/2। 2 से कट गया 2 बार, 7 से कट गया 7 बार। तो जब इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, 4 चौक 16, और 6 दूनी 12, यूनिट प्लेस में 2 आना चाहिए। तो बस मल्टीप्लाई कर लो यार इसको। 22 गुणा में 8 गुणा में 7, तो 22 सत्ते 154, 154 को 8 से करेंगे, 8 चौक 32 का 2 3 बच गया, 15 अट्ठे 120, 120 और 3 123 है। 15 अट्ठे थोड़ी होगा, 15 8 चौक 32, 8 चौक 32 का 2 3 बचा, 8 पंजे 40 और 3 43 का 3 बचा, 4 बच गया, 8 एकम 8 और 4 12, 1232, 1032, 4732। रेडियस की वैल्यू चेक करना है यार एक बार दोस्तों जल्दी से। रेडियस कितनी आ रही है अपनी? है बच्चों, एक बार करके देखते हैं अपन इसको दोबारा एक बार सॉल्व कर लेते हैं कितना आने लग रहा है यहाँ पे। तो अगर 2 पाई आर एच में करता हूँ यहाँ से, तो 2 पाई की वैल्यू इतनी, आर की वैल्यू इतनी, एच की वैल्यू इतनी। एक बार दोबारा कर लेते हैं इसको। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है? 4, हाइट एच है। 2 पाई आर एच बराबर किसके होगा? 2 पाई आर एच बराबर होगा हमारे किसके? 528 के। तो 22 दूनी 44, 8 बच गया, 22
चौक 88, वेरी गुड, यहाँ गलती हुई थी अपन से। 4 से कटेगा 6 बार, 2 से कटेगा 3 बार, हाइट बराबर आ जाएगी 21। यही आएगी कि नहीं आएगी? 21 देखो, 22 दूनी 44, 8 बचेगा तो 22 चौक 88 होता है ना, 22 अट्ठे 88 लिख दिया था अपन ने, 11 का पहाड़ा पढ़ दिया। फिर अपन 8 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 3 बार कट जाएगा, और 7 तिया कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 4, हाइट की वैल्यू कितनी निकाल ली? 21 निकाल ली। 7 से कट गया 3 बार, 22 तिया 66 गुणा में 4 चौक 16, तो 16 आंसर। भाई 6 चिंग 36, यूनिट प्लेस में 6 होना चाहिए। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 6:7 है, 65 लीटर 6:7 है दूध और पानी का अनुपात। बाद में दूध और पानी का अनुपात 2:5 हो जाता है। कब हो जाता है? जब आप 65 मिलीलीटर को 24 मिलीलीटर पानी से बदल देते हैं। दूध और पानी, मिल्क और वाटर, तो अगर पानी मैंने बदल दिया तो मिल्क की क्वांटिटी तो सेम रहेगी ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो आप कहेंगे पहले 7 था 15 हो गया, तो कितना ऐड कर दिया? 8 ऐड कर दिया। 8 की वैल्यू कितनी है? 8 की वैल्यू आपको दे रखी है 24, कितने गुना ज्यादा? 3 गुना ज्यादा। तो आप कहेंगे अब जो क्वांटिटी हमारी रही होगी वो रही होगी कितनी? 6। कितनी रही होगी? 10। तो कितनी हो जाएगी साहब यहाँ से? 15, 15 और 6 21, 21 3 63, और इसमें जब अपन ऐड कर देंगे 65 तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा टोटल? चलिए, ए बी सी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है, आयु का योग कितना दे रखा है? 70 दे रखा है। ए बी सी तीनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो तीनों का एडिशन मेरे को कितना दे रखा है? 70। आयु का योग 70 है। बी की आयु ए की आयु से 4 साल ज्यादा है। बी की आयु ए की आयु से 4 साल ज्यादा है। ये x है तो ये कितना होगा? x+4 होगा। फिर बोल रहा है सी की आयु से 5 साल कम है। बी की आयु सी से कितने कम है? 5 साल कम है, तो इसको 5 साल ज्यादा कर दूं, 9 कर देता हूं इसको। और तीनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर होना चाहिए? 70 के। जब मैं तीनों को जोड़ूंगा x x x कितना हो गया? 3x + 13 बराबर 70 के, तो ये हो जाएगा 3x बराबर, भाई 70 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 60, तो 57, तो x बराबर कितना हो गया? 19 हो गया। तो भैया ये हो गया 19, 19 और 4 23, ये हो गया 19 और 9 28। क्या पूछ रहा है? ए और बी का 1 साल बाद, 1 साल बाद कितने का होगा? 20 का। 1 साल बाद कितने का होगा? 24 का। तो 4 पंजे 20 और 4 6 24, अनुपात कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। वो कह रहे हैं इसको सॉल्व कर लीजिए। बिल्कुल करेंगे, करना भी चाहिए हमको। 1260 भाग में 420 ब्रैकेट में 150%। 150% का मतलब हो गया 150/100। और जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे ना दोस्त, दोनों को 70 माइनस करेंगे, तो जब 10 माइनस करेंगे इसमें से तो 300, 60 माइनस करेंगे 240 गुणा में। दो जीरो से 2 जीरो सिंप्लीफाई हो जाएंगी। फिर ऑफ लगा हुआ है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, मल्टीप्लाई तो कर ही दिया ना। उसके बाद अपने को क्या करना है? 420 में से माइनस करना है इसको, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1260 डिवाइड वाला नीचे चला जाएगा बाद में, 420 में से माइनस करना है, तो ये हो जाएगा कितना? 15 चौक 60 का 0 6 बचा, 15 दूनी 30 और 6 36 आ गया 360। ये आ गया 1260, और नीचे अपना कितना चला जाएगा? जब इसमें से माइनस करेंगे 60 आ जाएगा। 0 का 0, 6 दूनी 12, 6 कम 6 कितना आ गया? 21 आ गया। ठीक है, कौन सा बोल रहे हो बेटा? 48। दूध और पानी में दूध और पानी का अनुपात 6:7 है, तो 6:7 है। 65 लीटर का मिश्रण था। ठीक है, 65 लीटर का मिश्रण था। जब मिश्रण में 65 मिलीमीटर को 24 मिलीमीटर से बदल दिया जाता है। 65 को दोबारा इसको देख लेते हैं एक बार। 6:7 था तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया? 2:5 हो गया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? भाई 6:7 था, 2:5 हो गया, तो वैल्यू तो मिल्क की सेम होनी चाहिए ना। तो अब मिल्क 6 है और यहाँ कितना हो जाएगा? 15। कितना मिला दिया? 8 मिला दिया।
लेकिन आप कह रहे हो कितना मिलाया, 24 मिलीलीटर पानी से बदल दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3 गुना है, तो 6 और 7, पहले कितना था, 13 था, इनिशियल मात्रा पूछ रहा है 13, 13 3 कितनी हो जाएगी, 39, 39 होगी। अरे होगी कि नहीं होगी 39? ये कब होगी, जब आपने 65 लीटर निकाल लिया उसके बाद। अगर मैं इसमें 65 लीटर और मिला दूं तो 9 और 5 9 कितना हो जाएगा टोटल, 9 और 5 14 का 4, एक बचेगा, 6 7 8 9 और 1 10, कितना आएगा 104, आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक तो है, डी ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। तो ये था सर आपके पेपर का सॉल्यूशन। टोटल 25 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए। ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ऐसे ही आपको एग्जाम में करके आना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, वीआईपीएम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हर पेपर को शनिवार को पेपर कराया जाता है, संडे को उसी टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं जीके का। आप देखिएगा इस तरह के प्रश्न आपको कहीं ना कहीं आने वाले एग्जाम में निश्चित तौर पर दिखाई देंगे। उसी के सॉल्यूशन को देखते हैं आज कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका क्या सॉल्यूशन है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत मजदूरी की दरों में वृद्धि की घोषणा की है। दैनिक मजदूरी कितनी सीमा से कहां तक है? तो एक चीज तो ध्यान रखिएगा, जो मनरेगा है ये लगातार चर्चा में बना हुआ, आपको ध्यान रखिएगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि इसका अभी नाम बदला गया है, इसलिए नाम बदला गया, इसलिए लगातार चर्चा में बना हुआ। अब इसका नाम क्या रखा गया उसको ध्यान रखिएगा। उसका नाम मूल रूप से आपको ध्यान रखना है जी राम जी। इसको लेकर के लगातार विवाद बना हुआ है कि नाम क्या आ गया, जी राम जी। अब इसका फुल फॉर्म क्या उसको ध्यान रखिएगा, विकसित भारत। पहली चीज तो ध्यान रखिए, विकसित भारत गारंटी, क्योंकि गारंटी देने का काम करती है। ध्यान रखिए, गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन, आजीविका मिशन, ये पूरा नाम आपको याद रखना है। और ब्रैकेट के अंदर ग्रामीण, जिससे इसका नाम पूरा का पूरा क्या बनेगा, विकसित भारत, वीबी जी आरएम राम और जी। तो ये पूरा नाम इसका बन रहा है। नया नाम चेंज कर दिया गया। उसमें चेंज के बाद क्या है कि अब तक 100 दिन का रोजगार हुआ करता था, उसको 125 दिन का रोजगार कर दिया गया। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, अब तक इसमें पेमेंट मिलता था वो कुल कितने दिन में, 15 दिन के बाद पेमेंट मिला करता था। अब सरकार ने कहा है प्रत्येक 7 दिन के बाद। दो चीजें आपको इसमें दिमाग में जरूर याद रखनी है। अब पूछा क्या गया है कि अभी संशोधन कितना किया गया, तो ध्यान रखिएगा 7 रुपए से लेकर 26 रुपए तक मजदूरी को बढ़ाया गया। 7 रुपए से लेकर 26 रुपए तक। तो अभी मजदूरी कितनी थी, 374 रुपए मजदूरी थी मनरेगा के तहत। ध्यान रखिएगा इसको बढ़ाकर के कितना कर दिया गया, 400, तो 26 रुपए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये हर एक स्टेट में नहीं है, तो कुछ स्टेट में 7 रुपए बढ़ाए हैं। जैसे आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नागालैंड के अंदर, तेलंगाना के अंदर आपको 7 रुपए बढ़ाए गए, लेकिन 26 रुपए एकमात्र स्टेट में बढ़ाए गए और मैक्सिमम बढ़ाए गए हैं 26 रुपए। ध्यान रखिएगा वो हरियाणा के अंदर है। तो ये जरूर निश्चित तौर पर आने वाले एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वीबी जी राम जी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, 2005 में ही था। तो कितने बढ़ाए गए, 7 रुपए से लेकर 26 रुपए तक इसमें बढ़ाए गए। ठीक है, 7 रुपए आप लिख सकते हो तेलंगाना में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, पहाड़ी क्षेत्रों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में न्यायमूर्ति आलोक आराधे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। हाई कोर्ट की बात करें तो ध्यान रखिएगा दो चीज, एक तो भारत के अंदर हाई कोर्ट कितने हैं, तो भारत के अंदर कुल 25 हाई कोर्ट है। इसको दिमाग में रखिएगा, एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में रहना चाहिए। दूसरी बात करें कि 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद के अंदर, और इसका उल्टा कर दीजिए 214, आर्टिकल 214 के अंदर किसकी जानकारी दे रखी है, हाई कोर्ट की। तो देश के अंदर सर्वोच्च उच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, उसके ऊपर उच्चतम न्यायालय, और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नीचे आपको जिला न्यायालय देखने को मिलेगा। पूरी हायरार्की आपको देखने को
मिलेगी। भारत के अंदर एकीकृत न्याय व्यवस्था है, इसको ध्यान रखिएगा। तो किसको किया गया? बॉम्बे उच्च न्यायालय में। मुख्य न्यायाधीश कहां पर नियुक्त किया गया? बॉम्बे उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, हाई कोर्ट आर्टिकल 214, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124। हाई कोर्ट कुल कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा हाई कोर्ट जिसमें सबसे ज्यादा न्यायाधीश है उसको भी याद रखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट वो हाई कोर्ट है जिसमें सबसे ज्यादा न्यायाधीश नियुक्त हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ध्यान रखिएगा, दुनिया में लगातार अब भारत बहुत सारे देशों के साथ लगातार क्या कर रहा है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको करते हुए दिखाई देगा, इसको ध्यान रखिएगा। और अभी लगातार आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी यूरोपियन संघ के साथ भी भारत लगातार चर्चा में बना हुआ, और हो सकता है इसी मंथ, आपको पता ही है कि 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस हो रहा है उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर, गेस्ट के तौर पर यूरोपियन संघ के अध्यक्ष के तौर पर बुलाया जा रहा है, जिनका मूल उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा कि फ्री ट्रेड करना। और इस फ्री ट्रेड को कहा गया मदर डिप्लोमेसी, यानी कि पूरी दुनिया का मदर जो ट्रेड है उसको माना गया है। तो कब की गई इसकी घोषणा? ध्यान रखिएगा, 24 जुलाई 2025 को हमने यूके के साथ, किसके साथ? यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द्रविड़ वास्तु कला में व्रत वास्तुकला किस रूप में? व्रत, तो व्रत वास्तुकला क्या होगी? व्रत वास्तुकला वर्ताकार होगी, जो गोल रूप में वर्ताकार होती है। ध्यान रखिएगा, द्रविड़ वास्तुकला की बात करें तो दो चीज ध्यान रखिएगा, एक आपको पता ही है उत्तर भारत और एक आपका है दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत के अंदर जो वास्तु शैली है जिसमें मंदिरों का निर्माण किया जाता है उसको द्रविड़ शैली कहा जाता है, और उत्तर भारत के अंदर जो शैली मंदिरों के निर्मित है उसको नागर शैली कहा जाता है। जैसे आपके अभी अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो ध्यान रखिएगा उसका निर्माण कौन सी शैली में हुआ? नागर शैली। नागर शैली की भी एक शैली होती है जिसको कहा जाता है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली, अब पंचायतन शैली क्या होती है? आप नाम से ही समझ गए, पंचायत, 5 लोगों की आयत। इसलिए आप जब भी मंदिर देखोगे तो उस मंदिर में क्या होगा? एक मुख्य मंदिर होगा बीच में और 4 उसके किनारे पर छोटे छोटे मंदिर होंगे। इस शैली में जो मंदिर बने होते हैं उसको पंचायतन शैली का मंदिर कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। जबकि द्रविड़ शैली जो है, द्रविड़ शैली अपने गोपुरम के लिए फेमस है। गोपुरम किसे कहते हैं? दरवाजों को कहा जाता है। जबकि उत्तर भारत में शिखरनुमा होती है, जबकि यहां पर देखिएगा आप इस तरह से ऊंचाई के ऊपर बनाए गए हैं जिनका दरवाजा बहुत छोटा होता है, उनको गोपुरम शैली कहा जाता है। मीनाक्षी मंदिर हुआ, मदुरई मंदिर हुए, वो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंदर निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति देता है? अध्यादेश का मतलब समझिएगा, अगर मैं इसका संधि विच्छेद ही करूं, अध्यादेश का मतलब क्या होगा? आधादेश। और आधादेश का मतलब होता है ऐसा आदेश जिसमें संसद की स्वीकृति नहीं मिली हो, केवल राष्ट्रपति डायरेक्ट क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है, इसलिए उसको अध्यादेश कहा जाता है। अध्यादेश एक तरीके से कानून की तरीके से काम करता है, एक अस्थायी कानून होता है। ठीक है, तो यही पूछा गया कि राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति किसमें? तो आर्टिकल 1, 2, 3 में। किसमें? आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर किसकी शक्ति है? राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ऐसे स्टेट के अंदर राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सी होती है? 123 के अंदर से इसको इंटरचेंज कर लीजिएगा, 2 इधर और 1 इधर कर लीजिएगा तो 213 हो जाएगा। तो अनुच्छेद 213 में आपको दिखाई देगी कौन सी? राज्यपाल की शक्ति। यहां पर राष्ट्रपति की पूछिए तो आर्टिकल 1, 2, 3, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा? कृष्णा नदी, देखिएगा जब दक्षिण भारत की हम बात करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण नदी आती है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा कहा जाता है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है। उसके बाद दूसरी आती है कृष्णा नदी, और तीसरी नदी आती है कावेरी नदी। अब इसमें पूछा गया कृष्णा नदी, ये दोनों की दोनों ऊपर वाली जो नदियां हैं ये दोनों की दोनों महाराष्ट्र से निकलती। ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, दोनों के कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से दिखाई देती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जबकि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी आपको दिखाई देगी कर्नाटक से निकलती हुई। निम्न में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? उत्तराखंड से संबंधित पहाड़ी क्षेत्र है,
देवभूमि के रूप में उत्तराखंड को जाना जाता है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ध्यान रखिएगा। और एक चीज और अभी आपको बताता हूं, नीति आयोग ने एक इंडेक्स जारी किया है, ध्यान रखिएगा, ईपीआई। नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया जिसका उद्देश्य था एक्सपोर्ट प्रीफरेंस इंडेक्स, जिसके अंदर एक्सपोर्ट कितना किया जाए तो उसके आधार पर ध्यान रखिएगा भारत में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किसके द्वारा किया गया, नंबर 1 पर महाराष्ट्र। इसको ध्यान रखिएगा। जबकि पहाड़ी क्षेत्रों की बात करेंगे तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर हिल स्टेशन या पहाड़ी जो क्षेत्र होंगे उनके अंदर फर्स्ट स्थान किसने प्राप्त किया, उत्तराखंड ने प्राप्त किया ईपीआई इंडेक्स के अंदर। इसको ध्यान रखिएगा। तो कौन सा त्योहार संबंधित ने, घुघुतिया, कंडाली, बिताली या डंबूर? तो ध्यान रखिएगा उत्तराखंड से डंबूर जो है वो उत्तराखंड से रिलेटेड नहीं, ये त्रिपुरा के अंदर मनाया जाने वाला त्योहार है। इसको भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में निम्न में से कौन सा समूह नाइट्रोजन से परिवार से संबंधित है? साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कौन सा नाइट्रोजन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। समूह 13 किससे, बोरोन से, बोरोन परिवार से संबंधित है। समूह 14 कार्बन परिवार से संबंधित है। और साथ साथ में समूह 15 ये नाइट्रोजन परिवार से संबंधित है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। साइंस के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। उस्ताद शफात अहमद खान हिंदुस्तानी, उस्ताद शफात अहमद खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अग्रणी उस्तादों में से एक हैं। तो किस क्षेत्र के अंदर वो अग्रणी है? सितार के अंदर, तबले के अंदर, संतूर के अंदर या शहनाई के अंदर? तो ध्यान रखिएगा उस्ताद शफात अहमद खान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मूल रूप से दिल्ली घराने से संबंधित है। एक तो इनका घराना याद रखिएगा, दिल्ली घराने से संबंधित है। दूसरा, किस वाद्य यंत्र में एक्सपर्ट हैं? तो तबला वादक है। कैसे हैं? तबला वादक के रूप में इनको जाना जाता है। इसको भी याद रखिएगा। निम्न में से किस देश में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विली विली आपको देखने को नाम से जाना जाता है? विली विली के नाम से। फिलीपींस के अंदर तो टाइफून आता है। अमेरिका के अंदर टोरेनोडो आप देखते हो, ठीक है। मैक्सिको के अंदर भी वही आपको देखने को। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके तूफान का नाम विली विली के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, एनेलिडे किस प्रकार की समरूपता को प्रदर्शित करता है? एनेलिड। अब एनेलिड क्या है, इस चीज को एग्जाम्स के अंदर से मैंने कहा साइंस के क्वेश्चन बड़े ही स्पेशल क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रेडियल समरूपता के रूप में, विषमता के रूप में, द्विपक्षीय समरूपता के रूप में उपयुक्त में से कोई नहीं। एक तो नाम ही दे दिया किस समरूपता, तो आपको ये देखना था ये दोनों तो अपने आप में क्रॉस हो गए कि एक में विषमता दे रखा है, इसमें भी रेडियल समरूपता या द्विपक्षीय। तो द्विपक्षीय समरूपता के रूप में जाना जाता है किसको? एनेलिड को, साथ में ऑर्थोपोडों को भी। ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं समरूपता के रूप में दिखाई देते हैं। 1984 के अंदर यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र रिसाव के किस स्थान पर हुआ? मदुरई में, नेल्लोर में, नई दिल्ली में, भोपाल में। आपको पता ही है भारत के अंदर बड़ा फेमस प्रसिद्ध रहा गया था, जिसके अंदर काफी हजारों लोग मारे गए थे रातों रात, जिसके अंदर एक गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड मिक गैस का रिसाव हो गया था और बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। तो किससे? भोपाल के अंदर हुआ था। कौन सी? मिक गैस से। यूरियन कार्बाइड जो कंपनी थी उसको ध्यान रखिएगा। और इसके प्रमुख जो थे वो थे एडरसन, और वो एडरसन रातों रात देश छोड़ करके भाग गए थे, ध्यान रखिएगा। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? एनएनपी बराबर क्या होती है? जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, और मूल्यह्रास। एनएनपी, जीएनपी, एनएनपी माइनस जीएनपी बराबर मूल्यह्रास? बिल्कुल नहीं। एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस मूल्यह्रास? बिल्कुल भी नहीं। एनएनपी माइनस मूल्यह्रास बराबर? बिल्कुल भी नहीं। एनएनपी यहां पर शुद्ध दे दिया है, तो शुद्ध क्या होता है? शुद्ध का मतलब समझिए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है
ग्रोस नेशनल जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर से जो भी ग्रोस आई है, उसकी कीमत आई है, अगर उसके अंदर से उसको मूल्यह्रास, मूल्यह्रास का मतलब उसके अंदर जितने भी प्रकार का गिसावट होती है, डेप्रिसिएशन होता है, अगर उस डेप्रिसिएशन को घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? नेट मिल जाएगा। ग्रोस की जगह क्या मिल जाएगा? नेट। अगर हम उसमें से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो यही पूछा गया है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे प्राप्त होगा? एनएनपी बराबर जीएनपी में से हमने क्या घटा दिया? डेप्रिसिएशन को घटा दिया, तो वास्तविक मूल्य हमको प्राप्त हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों को प्रतीत किया गया? तो भारतीय प्रस्तावना में 5 प्रकार की तो लोकतांत्रिक व्यवस्था दी गई है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये 5 प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे देश के अंदर दे रखी है। उसमें से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय दे रखे हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में सदाबहार वन नहीं पाए जाते? सदाबहार वन, ऐसे वन जो हमेशा सदाबहार रहते हैं, यानी कि ऐसे वन जहां पर सर्वाधिक बरसात होती है और उच्च तापमान, आर्द्रता हमेशा बनी रहती है। तो ऐसे वन आपको कहां देखने को मिलेंगे? ऐसे वन आपको या तो वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेंगे, या फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेघालय वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे, या फिर अंडमान निकोबार क्षेत्र में भी आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। सदाबहार वन महाराष्ट्र में मिलेंगे, केरल में और त्रिपुरा में मिलेंगे, राजस्थान के अंदर नहीं मिलेंगे साहब। हाँ, राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार के आपको शुष्क वन मिलेंगे। समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा। कंटीले वन आपको देखने को मिलेंगे, जीरोफाइट्स, मरुद्वीप प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, 1366 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? 1336 के अंदर आपको पता ही है कि भारत की गद्दी पर कौन सा? तुगलक वंश का शासन चल रहा था, और तुगलक वंश का एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी जिसको कहा जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख जिसको कहा जाता है। ठीक है, पागल बादशाह, सनकी बादशाह, रक्त पिपासु, कई नामों से इसको जाना जाता है, विरोधाभास का भूषण, सब नामों से जाना जाता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय 2 राज्यों की स्थापना हुई थी, एक बहमनी मुस्लिम साम्राज्य की और एक हिंदू विजयनगर साम्राज्य की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का के द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कर्नाटक विजयनगर तुंगभद्रा नदी के किनारे वाला क्षेत्र है, और इसका एक महान शासक हुआ है कृष्णदेवराय, जिसके दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे। और एक युद्ध हुआ था, तालीकोटा का युद्ध, और तालीकोटा के युद्ध के बाद इसका पतन प्रारंभ हो गया था। ध्यान रखिएगा। बल का गुणनफल है, बल, फोर्स की बात की गई है। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन मैंने लगातार आपको बताए हैं, एग्जाम में आपको मिलते हुए देखते हुए मिलेंगे कि बल किस प्रकार के आपको फोर्स देखने को मिलेगी। तो इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में कहीं ना कहीं साइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। गुणनफल किसका है? द्रव्यमान और वेग का, वजन और वेग का, वजन और त्वरण का, द्रव्यमान और त्वरण का। तो ध्यान रखिएगा, बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान, फोर्स और त्वरण का माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए का मुख्यालय का, यूएनजीए आपको पता ही है, यूएनओ, यूएनओ के अंदर एक तो आपको पता ही है जो आपकी सैनिक जो अलायंस है, एक तो आपको पता ही, और दूसरा क्या है? जनरल असेंबली। कौन सी? जनरल असेंबली, जिसके अंदर 193 देश शामिल है। तो यूएनजीसी का पूछा। यूएनओ की स्थापना आपको पता ही है 24 सितंबर 1945 को हुई थी। भारत इसका प्राइमरी मेंबर जाना जाता है। तो इसका मुख्यालय पूछा गया है जनरल असेंबली का, महासभा का। इसको ध्यान रखिएगा। महासभा का वर्तमान एंटोनियो गुतरेस वर्तमान में इसके अध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, महासचिव कहा जाता है उनको। तो घाना, वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो ध्यान रखिएगा, मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में यूएन का कहीं ना कहीं मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन किसके ने शुरू किया था? तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन सी राजगोपालचारी, तुंगतुरी प्रकाशन, वी रामचंद्रन रेड्डी या ईवी रामास्वामी नायकर। तो ध्यान रखिएगा, ईवी रामास्वामी के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसके अंदर 1925 के आसपास ये प्रारंभ किया गया था। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी, इनके द्वारा जो धर्म, जाति, उसको लेकर के जो भी लोगों के बीच में मतभेद थे, उन सभी मतभेदों को मिटाने के लिए कहीं ना कहीं एक सामाजिक रूप से करने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा था। इसको ध्यान रखिएगा, ऊंच नीच की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त करने के लिए।
एक अवतल मेनिस्क तब होता है जब तरल अणुओं के बीच ससंजक बल, तरल अणुओं के बीच ससंजक बल और कंटेनर की दीवारों के बीच चिपकने वाले बलों में से कम होता है। जब तरल अणुओं के बीच का ससंजक बल और जो दीवार और कंटेनर और उनके बीच में जो ससंजक बल होता है उसकी तुलना में वो कम होता है, जब होगा तरल अणुओं के बीच ससंजक बल तरल और कंटेनर दीवारों को चिपकने वाले बलों से अधिक होगा। ठीक है। तीसरा, तरल अणुओं के बीच ससंजक बल तरल और कंटेनर की दीवारों के बीच चिपकने वाले बलों के बराबर होगा और मेनिस्क का आकार उपरोक्त बलों में से स्वतंत्र होता है। तो एक अवतल, ध्यान रखिएगा, अवतल अगर इससे बल कम होता है तो ये कौन सा होगा? अवतल। बता ही दिया उसमें। अवतल की कैटेगरी क्या होती है? एक सरल अणुओं के बीच ससंजक बल तरल और कंटेनर की दीवारों के बीच चिपकने वाले बलों से क्या होगा? कम होगा। और वो किस रूप में दिखाई देता? अवतल के रूप में दिखाई देता है। अगर यही चिपकने वाला बल अधिक होता है तो वो उत्तल के रूप में दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका आंसर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस एसआई मात्रक का प्रयोग चुंबकीय अपवाह या फ्लक्स को मापने के लिए किया जाता है? तो इस तरह के कहीं ना कहीं मात्रक आपको लगातार एग्जाम्स में दिखाई देते रहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो बकेरल किसके रूप में? बकेरल तो रेडियोधर्मी पदार्थ के रूप में, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये तो संवेग के रूप में आपको दिखाई देगा। इसमें पूछा गया चुंबकीय अपवाह के रूप में, तो चुंबकीय अपवाह के रूप में क्या होगा? वेबर। वेबर को मापने के लिए किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। शास्त्रीय संगीत और नृत्य का कुतुब महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? कुतुब से आप पकड़ सकते हो, अगर किसी को नहीं भी पता तब भी कुतुब से कर सकते हो। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कहां पर? दिल्ली के अंदर, लगभग अक्टूबर नवंबर के अंदर दिल्ली पर्यटन का जो विभाग है उसका आयोजन किया जाता है, कुतुब महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फिर भी बता रहा हूं। और जो शरद पूर्णिमा होती है उसके आसपास इसका आयोजन किया जाता है। शरद पूर्णिमा के आसपास इसका आयोजन, महोत्सव का आयोजन किया जाता है। रंगारंग कार्यक्रम होता है, इसको ध्यान रखिएगा। स्पंज संघ के उदाहरण है पेरिफेरा, टोनोफेरा, सिलेंटेरेंट्रा या तो साइंस के आपके जितने भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं वो एक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो संघ, स्पंज संघ के उदाहरण कौन सा है? पेरिफेरा, टेनिफोरा, सेलिंट्रा या फिर पहले, तो ध्यान रखिएगा पोरीफेरा स्पंज संघ के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। एस्टर से व्युत्पन्न होते हैं कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल या बेंजीन। तो ध्यान रखिएगा एस्टर से क्या व्युत्पन्न होता है? एस्टर से कार्बोक्सिलिक अम्ल कहीं ना कहीं व्युत्पन्न होता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, झींगा मछली, केकड़े, मकड़ी और सैंडीपिट संघ के अंतर्गत आते हैं। झींगा मछली, केकड़े, मकड़ी और सैंडीपिट किस संघ के अंतर्गत है? मोलेस्क, पेरिफेरा, एनेलिड या ऑर्थोपेडा। तो ध्यान रखिएगा ये जितने भी प्रकार के प्राणी जंतु हैं, ये जितने भी आपको जंतु दिखाई देते हैं, ध्यान रखिएगा ये सभी के सभी ऑर्थोपेडा संघ के अंतर्गत आते हैं। और ऑर्थोपेडा संघ सबसे बड़ा संघ है, ध्यान रखिएगा, जिसमें लगभग जितने भी आपको प्राणी जंतु दिखाई देंगे उन जंतुओं का लगभग 80% जो भाग है वो जंतु है वो कहीं ना कहीं इसी संघ से रिलेटेड माने जाते हैं। तो ये आपके 75 लास्ट और अंतिम क्वेश्चन था। इस तरीके से आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन किया जाता है। हर संडे को इसका आयोजन किया जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इन पेपरों को दें और अपने स्तर को लगातार चेक करते रहें। आज की स्थिति में जैसे पेपर का पैटर्न बदला हुआ है, सेम उसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए लाभदायक होंगे। तो अगले पेपर के सॉल्यूशन के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। कह रहा है कि दे मेड अ किलिंग, पहला है जी द मेड अ किलिंग विद सेल ऑफ देयर लंदन हाउस। यानी मेड अ किलिंग का मतलब होता है कुछ बुरे के सेंस में, कुछ बुरा, ये रहा। तो कुछ बुरा होने की संभावना को क्या बोलते हैं? किल्ड पर्सन। योगा आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। 77 है
कह रहा है कि सपोजिंग दैट का मतलब इफ, यदि द चोल हैड अ लिटिल मोर अबाउट द ऑफर शी शुड हैव एक्सेप्टेड, यानी ये पास्ट में है ये घटना जो है, तो यहाँ कंडीशन क्रिएट हो रहा है, तो पास्ट में है, तो पास्ट जो है पास्ट कंडीशनल हो जाएगा, तो यहाँ हैव नहीं, यहाँ पर हैड हो जाएगा। तो हैड के हिसाब से ये फिर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, पास्ट कंडीशनल सेंटेंस के हिसाब से। 77 के बाद है 78। कह रहा है कि इस इडियम का मतलब क्या होगा, आफ्टर ए लॉन्ग डे एट वर्क, काम करने के बाद द टायर्ड एम्प्लॉय वाज ईगर टू गो टू बेड एंड स्लीप इन ऑर्डर टू रिजुवनेट। रिजुवनेट का मतलब होता है ऊर्जा भरना, ये रहा। तो क्या होगा, हिट द सैक होता है। गो टू बेड का इडियम क्या होगा, हिट द बुक्स का मतलब होता है टू रीड, पढ़ने का सेंस है ये रहा। अगला देखिए 79 है, द कैटल्स आर किल्ड बाय ए न्यू टाइगर्स इन द एरिया यस्टरडे। टाइम है पास्ट का, तो यहाँ कैटल्स प्लूरल होता है तो आर नहीं वर होगा, तो ये भी गलत हो गया। नो इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो है टाइम जो है पास्ट का है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका, ये तो गलत है साहब। 80 है, ही एंजॉयड, कह रहा है कि बताओ कि सेलेक्ट द विच आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेस। आईएनजी फॉर्म जो कंटिन्यूटी को बनाता है, तो आप जानते हो कंटिन्यूटी के समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस चाहिए, पास्ट कंटिन्यूअस चाहिए। पढ़ते हैं, ही एंजॉय ट्रेवलिंग, ये तो नानी ने है, ये तो जिरेंड हो गया, तो गलत हो गया। सी इज रीडिंग, ही लव्स प्लेइंग, ये भी जिरेंड है, ये भी जिरेंड है, आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म में यही है। अगला देखिए 81, हाउस ऑफ कार्ड्स, यानी कि कुछ चीज गड़बड़ होने का सेंस है, यानी बेकार हो जाना, ये रहा। अ प्लान दैट इज डिस्टेन्ड टू बी फेल्ड हो जाएगा, ये रहा। यानी जो निर्धारित है प्लान, कोई जो गड़बड़ हो जाए, बेकार हो गया, उसको क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ कार्ड्स। अगला देखिए, कह रहा है कि जिसको हरा नहीं सकते, द सुपर हीरो इन द मूवी अपीयर टू बी टू पावरफुल टू बी डिफीटेड, जिसको हरा नहीं सकते तो इनविंसिबल होता है अजय, इनविजिबल तो अदृश्य होता है जिसको देख नहीं सकते, ये रहा। और वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, और ये है सम्मानीय। तो प्यारे बच्चों आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। अगला देखिए 83, इन्फ्लुएंस का पूछ रहा है, सिनोनिम्स। इन्फ्लुएंस का क्या हो जाएगा, डिजास्टर तो होता है आपदा, तो ये तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा बी, मिस्ट्री होती है रहस्य, ये रहा। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, ये रहा। अगला देखिए 83 के बाद 84 है, हिज प्रेजेंटेशन वॉज मोर कंपेलिंग देन हर्स। अब आप ये देखो यहाँ पर जो है ये प्रोनाउन की बातें कर रहा है, यानी इस प्रेजेंटेशन की तुलना दूसरे के प्रेजेंटेशन से, तो यहाँ प्रेजेंटेशन कॉमन हो गया, और प्रेजेंटेशन के आगे न लिखने की बजाय इसको हर को किस में बदल देते हैं, हर्ष में। अब इसको अगर टोटल लिखोगे तो आप इसको हर प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, और हर प्रेजेंटेशन का मतलब हो गया, ये देखो जरा, अब ये जो है सब्जेक्ट है, ये डिटर्मिनर है, और ये इसका नाउन है, तो दोनों को मिला दो आप, तो ये बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव कह रहा हूँ, प्रोनाउन बन गया, तो प्रोनाउन के सेंस में यहाँ पे हर की जगह क्या हो जाएगा, हर्ष, यानी ये दोनों इसमें शामिल हो जाते हैं, सब डिटर्मिनर और नाउन दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, हर्ष हो जाता है। तो वहाँ पे देखिए एज कंपेलिंग, अगर इसको पहले लेते हैं उतना कंपेलिंग, जैसे एज हर, तो आगे यहाँ अधूरा है, तो ये गलत हो गया। मोर कंपेलिंग देन, तुलना कर रहा है तो देन, यहाँ मोस्ट के साथ देन नहीं लगेगा। वॉज कंपेलिंग, यहाँ तुलना होता जब पॉजिटिव डिग्री कंपेरेटिव डिग्री होता तब देन लगता, तो सारे गलत हो गए, आंसर क्या हो गया, बी हो गया। हर वॉइस वॉज सो मैलिफ्लुअस, मैलिफ्लुअस का मतलब होता है मधुर के सेंस में, मधुर, यानी ये रहा। क्या होगा, सूदिंग हो जाएगा। हार्श का मतलब होता है कठोर, कर्कश होता है, ग्रेटिंग वॉइस होती है कर्कश आवाज, ये रहा। 85 के बाद है 86, डज सी अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, क्या वह समझती है डिसीजन सी हैज टू मेड, जो उसको डिसीजन लेना है, तो डू डज से हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, एस या इसने लगेगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
57 है डिस्डेन। डिस्डेन का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, नीचा दिखाना। ये रहा। पूछ रहा है एंटोनिम्स, तो एडमायर होगा। रिजेंटमेंट का मतलब होता है गुस्सा, किसी व्यवस्था के प्रति गुस्सा क्या होता है? रिजेंटमेंट। एनवियस का मतलब जलन के सेंस में होता है। ये रहा। एट द, ये देखिए पीक का यहां मतलब होता है झांकने का सेंस, और यहां पीक का मतलब एक चुनना होता है, और यहां पीक का यहां पर हो जाएगा। ये रहा आंसर, ठीक है। और किसी को नीचा दिखाने के सेंस में ये भी होता है। ये रहा पीक, चोटी पर। एट द पीक ऑफ हिज करियर ही वॉज रिगार्डेड बेस्ट एथलीट। दुनिया के अंदर उसे क्या किया जाता था? माना जाता था। 8 के बाद 89 कह रहा है। 89 क्या कह रहा है कि इनकरेक्टली बताना है। फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी? एज ए फॉरेनर, फॉरेनर ये गलत है। फॉरेनर की स्पेलिंग FOREIGN नहीं, FOREIGN होता है। FOREIGEN नहीं, जी। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, फॉरेनर हो जाएगा। 90 है स्टडी ऑफ सॉइल नेचुरल हैबिटेट में, यानी जो सॉइल का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थ। ये रहा, ये रहा, ये रहा। ज्योग्राफी होता है भूगोल। ये रहा। लिथोग्राफी होता है, यानी लिथो का मतलब होता है पत्थर, और ग्राफी का मतलब लिखना उस पे, यानी पत्थर पे लिखने की जो पत्थर पर लिखने की जो प्रक्रिया है उसे लिथोग्राफी कहते हैं। ये देखिए जरा, आंसर क्या हो जाएगा इसका? पेडोलॉजी। 91 है स्टडी का एंटोनिम्स बताना है। स्टडी का मतलब क्या होता है? मजबूत, स्ट्रॉन्ग के सेंस में। ये रहा, मजबूत। आंसर क्या है? एस्टिमेटेड। स्टीम का मतलब तो सम्मान ही होता है, रिस्पेक्टेड। यूनिफॉर्म एक रूप होता है, और रेशनल तार की वोलेटाइल वोल्टेज जैसे उतार चढ़ाव होता है ना वोल्टेज में, तो उस तरह से ये हो गया। आंसर क्या हो जाएगा इसका? वोलेटाइल। सेंटो पूछ रहा है दैट वॉज द श्योरेस्ट वे, सबसे ज्यादा निश्चित जो रास्ता था फाइंडिंग यानी पाना, पता करना, आउट द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स वॉर रिच। प्रेजेंट स्टेट यहाँ सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पे वर नहीं वॉज होगा। आंसर क्या होगा? ये डी हो जाएगा इसका, वॉज। अगला देखिए, नो सब्स्टिट्यूशन है तो बताइए क्या होगा? ही कुड नॉट वॉच द रेस्ट ऑफ द फिल्म, बची मूवी को नहीं देख सका। टू लीव द थिएटर बाय द मैनेजमेंट, यानी किसी दूसरे के द्वारा, तो एक्टिव में नहीं पैसिव में होगा। ये चूंकि ये फ्यूचर की बातें कर रहा है और ये पास्ट की बातें हैं, तो ये नो सब्स्टिट्यूशन तो पहले से ऑलरेडी नहीं होगा, क्योंकि किसी दूसरे के द्वारा है तो पैसिव बनेगा। तो ये प्रेजेंट का है, पास्ट का हो जाएगा ही वॉज आस्क्ड। 93। 94 देखिए, एक्टिव वॉइस में बदलना है। सी या द असाइनमेंट हैज नॉट बीन सबमिटेड बाय हर, यानी हर यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाइए तो सी में बदल जाएगा। और ये जो कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस नहीं चेंज होगा। ये टेंस चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया, टेंस चेंज हो गया। आंसर क्या होगा? सी। जोसेफ ओपन द बाइबल, अब पैसिव बनाना है। ओपन यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म होने की वजह से वाज वर्ब चाहिए। ये आंसर गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखिए, एज अ प्रेसिडेंट ट्रंप, प्रेसिडेंट के रूप में ट्रंप ने धमकी दिया, तो इम्पोज मतलब लगाना। क्या लगाने के लिए? अब पेनाल्टी किस पर? भारत पे, फॉर इट्स ट्रेड टाइज विद रसिया, जो भारत का रसिया से ट्रेड हुआ था उसको लेकर के। इंडियन ऑफिशियल रिएक्टेड, इंडियन के लोग जो थे, ऑफिशियल्स जो अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया? इंडियन ऑफिशियल्स रिएक्टेड एज दे रीइटरेटेड इंडियाज पोजीशन। रीइटरेटेड का मतलब होता है बार बार दोहराना, इंडिया के पोजीशन को बार बार दोहराना। तो ऑफिशियल रिएक्टेड
पोजीशन के बारे में बात कर रहा है। तो फोर्सफुली, इमोशनली, एग्रेसिवली तो आक्रामक होता है। फोर्सफुली क्या होगा, कॉशियसली यानी सचेत रूप से, यानी क्लियरली किसी चीज को समझाना है। दे रिटेटेड इंडिया पोजीशन दैट सिक्योरिंग एनर्जी नीड्स ऑफ द इंडियन पीपल इज द लोगों की, जो भारत के लोगों की जो प्रायोरिटी है सिक्योर करना एनर्जी को, नीड्स ऑफ द इंडियन पीपल इज द, क्या होगा, इज द प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता दे रहा है। तो सबऑर्डिनेट तो नीचे का होता है, अकेजनल ऑफिसर भी सेकेंडरी, दूसरा नहीं फर्स्ट है, तो ओवर राइडिंग हो जाएगा। ओवर राइडिंग का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रहा सबसे जरूरत, मतलब ये रहा। अ सोर्स जो स्पीकिंग कर रहा है, सोर्स का मतलब जो सोर्स के माध्यम से पता चल रहा है। अब वो क्या चीज है जरा ध्यान से देखिए। अब सोर्सेस के अनुसार जो है तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका ओवर राइडिंग हो जाएगा। तो कह रहा है कि इंडियन पीपल इज द, एक सेकंड बच्चों, ओवर राइडिंग प्रायोरिटी यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अ सोर्स स्पीकिंग ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, यानी एनोनिमिटी का मतलब होता है जब जानकारी नहीं होती है। एक कोई सोर्स जो बता रहा है किस बारे में, ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी यानी ये जानकारी न के बारे में, यानी उसके बारे में पता नहीं है। सेड इंडिया इज बाइंग ऑयल नॉट टू हेल्प मॉस्को, कह रहा है कि मॉस्को के हेल्प करने के लिए ऑयल नहीं खरीद रहा है, बट बिकॉज इट इज द थिंग्स टू डू बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, यानी वो जो आधारित है किसी काम को करने के लिए, वो किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन, मार्केट की स्थितियां, और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स यानी जो राजनीतिक जो है, जियोपॉलिटिक्स का मतलब भू राजनीतिक होता है, वैश्विक भू राजनीति, यानी किसका कैसे करना है, तालमेल कैसे बैठाना है, ये रहा। इस तक क्या होगा यहाँ पर 97 98 में जो है क्या हो जाएगा, इट इज द राइट थिंग्स, यानी ये ठीक है। मॉरल तो नैतिक होता है, स्टोरी नहीं है जो मॉरल होगा, सिंपल नहीं होगा, इजी नहीं होगा, यानी इट इज द राइट थिंग्स टू डू बेस्ड ऑन कंडीशन के हिसाब से किसी काम को करना। इजी तो कोई टास्क दिया होता तब होता, तो राइट थिंग्स है इसको करना। ट्रम्प सेड इंडिया हैज ऑलवेज बॉट अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ देयर मिलिट्री इक्विपमेंट्स फ्रॉम रसिया। तो यहां पर क्या होगा, ट्रंप ने कहा कि इंडिया हैज ऑलवेज बॉट ए वास्ट मेजोरिटी, यानी वास्ट का मतलब बहुत ज्यादा, प्रमुखता मिलिट्री इक्विपमेंट्स को लेकर के रसिया से जो उनकी खरीदारी है बहुत ज्यादा मात्रा में खरीद रहे हैं, यानी ज्यादा महत्व किसको दे रहे हैं, रसिया को, इक्विपमेंट्स के मामले में। इज वन ऑफ रसियाज लार्जेस्ट एनर्जी बायर्स अलॉन्ग विद चाइना, चाइना के साथ साथ इंडिया जो है रसिया के साथ सबसे ज्यादा मार्केट करने वाला, यानी खरीदारी करने के मामले में, इक्विपमेंट्स के मामले में, या एनर्जी बायर्स के रूप में, ये ट्रंप का ऐसा कहना है। हालांकि इंडिया हैड बीन एंड अनाउंसिंग न्यू प्लान्स, तो क्या हो जाएगा इसमें, इंडिया हैड बीन ऑन अनाउंसिंग न्यू प्लान्स फॉर डिफेंस प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है खरीदारी को लेकर के जो, एंड को प्रोडक्शन, यानी को प्रोडक्शन का मतलब होता है यानी किसी से मिल करके कोई प्रोडक्शन करने को क्या बोलते हैं, को प्रोडक्शन। तो कह रहा है इंडिया हैड बीन, नर्वस कहाँ है, किसी काम को करना है, ये तो आगे का नर्वस नहीं होगा, रिलक्टेंट का मुझे इच्छा ही नहीं है, इच्छा तो है, कॉशियस सचेत नहीं है, कीन ऑन का मतलब होता है डिजायर, इच्छुक, ये रहा। कॉशियस तो किसी काम को करने में सचेत होता है, किसी काम को अलर्ट के सेंस में होता है, कीन ऑन। एंड को प्रोडक्शन विथ यूएस ड्यूरिंग जिज्ञासा ऑन अनाउंसिंग न्यू प्लान्स फॉर डिफेंस प्रोक्यूरमेंट, खरीदारी एंड को प्रोडक्शन विद द यूएस ड्यूरिंग मोदीज यूएस विजिट कब, यूएस विजिट कब हुई थी, फरवरी में। ट्रम्प पुश्ड इंडिया टू लोअर टैरिफ एंड बाई मोर डिफेंस प्रोडक्ट, कह रहा है कि भाई लोअर तो कर देंगे लेकिन शर्त है कि ज़्यादा ज़्यादा डिफेंस प्रोडक्ट खरीदो, किससे, यूएस से। विद द यूएस इंकरेजिंग इंडिया, इंकरेज करते हुए किसको, टू रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन रसिया,
कह रहा है कि भैया रसिया पे ज़्यादा डिपेंडेंट मत रहो, इसको कम करो और हमसे ज़्यादा खरीदारी करो। बोथ लीडर्स हैड एग्रीड, सहमत हुए थे, टू एक्सपेंड सेल्स, यानी खरीद फरोख्त जो है बिक्री को बढ़ाने के लिए, एंड को प्रोडक्शन को लेकर, टू इम्प्रूव एन इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉपरेशन, यानी जो क्षेत्रीय जो डेवलपमेंट था, यानी डिफेंस का रक्षा जो कॉपरेशन था, जो सहयोग था, एक दूसरे से मिल करके कोई काम करना कॉपरेशन होता है, उस मामले में क्या हुआ था, इंटरफेरेंस तो हस्तक्षेप नहीं है तो मामला क्लियर चला, तो इंटरफेरेंस तो होगा नहीं, ये कोई दुश्मनी नहीं है, तो क्या होगा, इंटर ऑपरेबिलिटी। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब होता है मिल करके किसी काम को मिल करके सहयोग से किसी काम को करना, क्या होता है, इंटर ऑपरेबिलिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव इंटर ऑपरेबिलिटी एंड इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉपरेशन, यानी सहयोग के माध्यम से जो इंडस्ट्रियल डिफेंस कॉपरेशन होगा उसको। तो बच्चों ये पूरा मैंने डिटेल एनालिसिस आपके लिए कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सब।